Good morning, students. Today we are going to discuss a new lesson, that is lesson number 5 of our history part, and the name of the lesson is When People Rebel, मतलब जब लोग विद्रोह करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड लेटर, 1857 के विद्रोह और उसके बाद की घटनाओं के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाई द पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश और द कॉलोनियल गवर्नमेंट की। लोग सबसे पहले तो कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनसे सेटिस्फाई क्यों नहीं थे। अगला फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट वर द कोजेज ऑफ दिस रिवोल्ट, कि इस रिवोल्ट के कोजेज क्या थे, एंड वाई द पीजेंट्स एंड द सिपोइज वर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश पॉलिसीज। इसके बाद हम कुछ सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे that were implemented by the British in the Indian society and how the people reacted about these reforms. इसके बाद में हम पढ़ेंगे the list of 84 rules। इस 84 rules में हम पढ़ेंगे कि why the soldiers were not satisfied with the policies of the Britishers। तो इस लेसन की अब हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक, पॉलिसीज एंड द पीपल की जो नीतियां हैं और लोग। इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल, किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स वर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। कहता है कि पिछले जो चैप्टर्स हैं उसमें आपने ये पढ़ लिया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने डिफरेंट जो पीपल हैं उनको किस तरह से उन पर प्रभाव डाला है, जिसमें किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स और किस तरह से दे वर इफेक्टेड, की किस तरह से उन पर प्रभाव पड़ा था, किस तरह से वो प्रभावित हुए थे। यू ऑल्सो हैव सीन हाउ पीपल रेसिस्ट पॉलिसीज, आपने ये भी देखा है कि किस तरह से लोगों ने इन पॉलिसीज़ का विरोध किया था। एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट, या उन कामों का जो कहता है कि उनके हितों की अनदेखी करते थे, उनके हितों को एक तरह से नुकसान पहुंचाते थे और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स, या उनकी भावनाओं के खिलाफ थे। अब हम इसमें सबसे पहला जो रीज़न है इस रिवोल्ट का वो पढ़ने जा रहे हैं कि वाई द नवाब्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश पॉलिसीज। तो कई सारे जो लोग हैं इसको फर्स्ट आपका वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, जबकि कई लोग ये मानते हैं कि इट वाज द रिवोल्ट ऑफ द नवाब्स एंड द सिपोइज। कहता है सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड, they had gradually lost their authority and honor। कहता है कि जो 18वीं शताब्दी के मध्य समय में आते आते नवाब और राजाज थे, उन्होंने ये देखा कि उनकी जो पावर है, ताकत है, वो कम हो रही है और मुख्य रूप से उन्होंने अपनी जो अथॉरिटी और ऑनर है यानी सत्ता और सम्मान है वो उन्होंने खो दिया। रेजिडेंट्स हैव बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, their armed forces disbanded and their revenues and the territories taken away by states। कहता है कि विभिन्न जो कोर्ट थे उसमें रेजिडेंट्स यानी जो राजदूत हैं, जो ब्रिटिश सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एक तरह से वो अपॉइंट कर दिए गए। इसके अलावा जो शासक हैं उनकी जो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, आज़ादी है, उसको कम कर दिया गया। उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र सेनाएं थी उनको एक तरह से डिसबैन कर दिया गया और उनके जो रेवेन्यू रिसोर्सेज और जो टेरिटरीज यानी राजस्व के जो साधन थे या जो प्रांत थे, कहते हैं टेकन अवे बाय स्टेट्स, उनको वन बाय वन करके उनसे छीन लिया गया। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड टू द कंपनी to recognize her adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband।
कहता है कई सारे जो रूलिंग फैमिलीज यानी शासन करने वाले परिवार थे, शासकों के जो परिवार थे, उन्होंने नेगोशिएट यानी समझौता करने का भी एक तरह से प्रयास किया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, वो ये चाहती थी कि कंपनी उसके अडोप्टेड सन यानी गोद लिए हुए बेटे को एज द हेयर ऑफ द किंगडम, एक उत्तराधिकारी है, सक्सेसर है उस साम्राज्य का, वो मान ले आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, उसके पति की मौत के बाद में। सेकंड आपका आता है कि नाना साहब द अडोप्टेड सन ऑफ, नाना साहब है वो कहता है कि एक गोद लिया हुआ बेटा था, अडोप्टेड सन था पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड का, दैट ही हैड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन आफ्टर द लेटर डाइड। वो ये चाहता था, इस बात से सहमत था कि भाई उसको उसके पिता की जो पेंशन है वो दी जाए उसके पिता की मौत के बाद में। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दीज प्लीज। कहता है कि कंपनी को यद्यपि अब एक विश्वास था अपनी सुपीरियरिटी और मिलिट्री पावर्स के प्रति, तो कहता है कि उसने इस तरह की जो सहमति है वो देने से मना कर दिया। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। अवध है वो कहता है कि एक तरह से एक अंतिम प्रांत था जिसको छीना गया था। इन 1801 ए सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर। आपने सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ा है, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो स्टार्ट की थी। इसकी टर्म कंडीशंस के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट को जो मिलिट्री ट्रूप्स है वो रखने की परमिशन नहीं थी और कंपनी उसको मिलिट्री ट्रूप्स प्रोवाइड करवाएगी व्हेन ही नीडेड, जब उसको ज़रूरत होगी। और इफ़ द स्टेट और द टेरिटरी वाज फेल टू गिव रेवेन्यू टू केयर टेक दिस ट्रूप्स देन हिज टेरिटरी वाज एनेक्स्ड। 1801 में कहता है कि एक सब्सिडरी अलायंस है वो अवध पे इम्पोज कर दी गई और 1856 में इसको हड़प लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्नड। गवर्नर जनरल जो उस समय लॉर्ड डलहौजी था उसने ये डिक्लेयर किया कि ये जो टेरिटरी है दैट वाज बीइंग मिसगवर्नड, कि इस पर जो प्रशासन है वो ठीक नहीं चल रहा था। एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, और उचित एक तरह से प्रशासन के लिए कहता है कि ब्रिटिश रूल है उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसकी ज़रूरत थी। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। कहता है कि कंपनी यहाँ तक ये भी इस तरह की योजनाएं बनाने लगी कि किस तरह से मुगल साम्राज्य है उसका अंत किया जाए। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। सबसे पहले तो कहता है मुगल सम्राट का जो नाम है वो उन सिक्कों से हटा दिया गया जिनको कंपनी बनाती थी। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह जफर, और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी है उसने ये घोषणा की कि ये बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद में द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in। कि भाई जो राजा का परिवार है, एक तरह से जो रॉयल फैमिली है, उसको लाल किला खाली करना पड़ेगा और उसको दिल्ली में रहने के लिए दूसरी जगह दी जाएगी। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ none of his descendants would be recognized as kings। कहता है कि 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है उसने ये फैसला किया कि बहादुर शाह जफर की मौत के बाद में किसी भी उसके जो डिसेंडेंट्स यानी उसके जो वंशज हैं उनको एज ए किंग रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, यानी एक राजा का दर्जा नहीं मिलेगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेज, उनको कहता है केवल प्रिंसेज यानी राजकुमार कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है द पीजेंट्स एंड द सिपोइज। कि इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिसेंटेड द हाई टैक्सेज एंड द रिगिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन।
कहता है कि देहात में जो पीजेंट्स यानी किसान और ज़मींदार थे वो बेचैन थे हाई टैक्सेस और जो कठोर तरीके थे रेवेन्यू कलेक्शन के उनसे। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लेंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस। कहता है कई सारे हैं उन लोगों ने मनी लेंडर्स से जो लोन लिया था, जो कर्जा लिया था, उसको लौटाने में वो असफल रहे। और कहता है इस तरह से उन्होंने अपनी वो ज़मीनें खो दी जिन पर वो कई पीढ़ियों से जिनकी जुताई कर रहे थे, जिन पर फसलें बो रहे थे। द इंडियन सिपोइज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर डिसकॉन्टेंट। कहता है कि इस असहमति या इस बेचैनी में आपके इंडियन सिपोइज यानी भारतीय सिपाही भी शामिल थे जो कि कंपनी की सेना में काम करते थे। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। वो कहता है कि अपने वेतन, अपने अलाउंसेस या कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं यानी सेवाओं की जो एक तरह से दशाएं हैं, शर्तें हैं, उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोरोवर वॉयलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीफ्स। कहता है कुछ नए कानून ऐसे भी आए जिससे उनकी जो सेंसिबिलिटीज़, रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ यानी धार्मिक जो भावनाएं हैं वो आहत हुई, एंड बिलीफ्स और उनके जो विश्वास है उसको ठेस पहुंची। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव्ड दैट इफ दे क्रॉस्ड द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट। क्या आपको पता है कि उस समय में काफ़ी सारे लोग ये मानते थे कि यदि वो समुद्र पार गए तो इससे उनका जो धर्म है और जो जाति है वो नष्ट हो जाएगी। सो व्हेन इन 1824 द सिपोइज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर। कहता है कि इसलिए जब 1824 में सिपाहियों को यह आदेश दिया गया कि वो सी रूट के माध्यम से समुद्री रास्ते से बर्मा जाएं और कंपनी के लिए वहाँ पर लड़ाई करें, तो कहता है दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, तो उन्होंने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड डिड नॉट डाई डाउन। कहता है कि उन्होंने वो ज़मीन के रास्ते से जाने के लिए तैयार हो गए। दे वर सेवरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट die down 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up the employment in the company army had to agree to serve overseas if needed। कहता है कि ये मामला जब उनको काफ़ी पनिशमेंट दिया गया, जब ये मामला ठंडा पड़ा तो 1856 में कंपनी ने एक नया कानून पास कर दिया जिसमें ये कहा गया कि कंपनी की सेना में जिस भी नए आदमी को रोज़गार दिया जाएगा वो कहता है देश से बाहर काम करने के लिए मना नहीं कर सकता। जब ज़रूरत हो तो उसको देश से बाहर काम करने के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, यानी जो बदलाव आए, जो परिवर्तन आए, एक तरह से उनके प्रति लोगों के रेस्पॉन्सेस क्या थे, कुछ सोशल चेंजेस है उसके प्रति लोगों को क्या रेस्पॉन्स था। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। अंग्रेज ये मानते थे कि भारतीय समाज में सुधार करने की ज़रूरत है। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। कहता है सती को प्रतिबंध करने और कहता है कि रीमैरिज ऑफ विडोज यानी विधवाओं का पुनर्विवाह करने के लिए जो कानून है वो बनाए गए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन है उसको कहता है बढ़ावा दिया गया। आफ्टर 1830 1830 के बाद में द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन द डोमेन एंड इवन ओवन लैंड एंड प्रॉपर्टी। कहता है 1830 में कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को यह अधिकार दे दिया कि वो किसी भी क्षेत्र में जाके काम करें और अपने पास ज़मीन और प्रॉपर्टी है वो भी रख सकते हैं। इन 1850 ए न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर।
1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें क्रिश्चियनिटी को अपनाना आसान बना दिया गया। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। इस कानून के अनुसार यदि कोई भी भारतीय क्रिश्चियनिटी को अपना लेता था तो वो अपने जो पैतृक संपत्ति है यानी माता पिता से मिली हुई जो एंसेस्टर्स जो पूर्वजों की संपत्ति है उसको प्राप्त कर सकता था। Many Indians began to feel that the British were destroying their religion। काफ़ी सारे इंडियंस हैं उन्होंने कहता है कि ये सोचना शुरू कर दिया कि अंग्रेज़ हैं वो उनका धर्म है वो नष्ट करना चाहते हैं। देयर सोशल कस्टम्स उनके सामाजिक रीति रिवाज एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ और उनके परंपरागत जीवन का तरीका। इसके बाद आता है कि देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस, कि कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो इन एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहते थे। यू विल रीड अबाउट दीज रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म्स मूवमेंट इन चैप्टर 7। आप कहता है कि इन रिफॉर्मर्स और इन रिफॉर्म्स मूवमेंट के बारे में, इन समाज सुधारकों और समाज सुधार आंदोलनों के बारे में चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। थ्रू द आईज ऑफ पीपल, कहता है कि लोग किस तरह से इसमें देखते थे, जो आम आदमी है वो नए कानूनों को किस नज़र से देखते थे। कहता है टू गेट ए ग्लम्पीज ऑफ अबाउट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल स्टडी सोर्स 1 एंड 2, कि लोग उस समय ब्रिटिश शासन के बारे में क्या सोचते थे। आप सोर्स 1 और 2 हैं इनको पढ़िए। तो सोर्स 1 में दे रखा है द लिस्ट ऑफ द 84 रूल्स, कि नए 84 जो रूल्स हैं यानी 84 जो कानून हैं उनकी लिस्ट की बात करता है। इसमें कहता है कि गिवन हेयर आर एक्सपर्ट फ्रॉम द बुक मंगल पांड्याज रिटन बाय वी वैष्णव भट्ट गोडसे ए ब्राह्मण फ्रॉम विलेज इन महाराष्ट्र, की एक जो नई बुक इसमें दी है ये मझवा पर्सन्स हैं। इसका जो राइटर है वैष्णव भट्ट गोडसे जो कि एक महाराष्ट्र का ब्राह्मण था। ही एंड हिज अंकल हैड सेट आउट ए अटेम्प्ट टू यजना बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा। उसके और उसके अंकल ने कहता है कि मथुरा में एक यज्ञ को अटेंड करने का जो प्लान है वो बनाया। वैष्णव भट्ट राइट्स दैट दे met some sepoys on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in these days। इसमें कहता है कुछ जो सिपाही हैं उन्होंने ये तर्क दिया कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उस समय एक भारी उथल पुथल होने वाली थी। द English were determined to wipe out the religions of the Hindus and the Muslims। जो अंग्रेज़ हैं वो हिंदू और मुस्लिमों का धर्म है उसको नष्ट करना चाहते हैं। They had made a list of 84 rules। उन्होंने नए 84 रूल्स की एक लिस्ट बनाई है। and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta। और वो लोग इसको अनाउंस करेंगे सभी जो बड़े राजा और राजकुमार हैं उनकी उपस्थिति में कलकत्ता में। दे सेड दैट द किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स। उन्होंने कहा कि जो राजा लोग थे उन्होंने इन रूल्स को एक्सेप्ट करने से मानने से मना कर दिया। एंड वांट द इंग्लिश टू डायरी कॉन्सिक्वेंसेस एंड मैसिव अपहेवल ऑफ दीज आर इम्प्लीमेंटेड। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये चेतावनी दी कि बड़ी उथल पुथल यानी बड़ा चेंज आ जाएगा यदि इस तरह के रूल्स लागू किए गए तो। दैट द किंग्स ऑल रिटर्न टू देयर कैपिटल्स इन ग्रेट एंगर। इस तरह से जो राजा हैं वो अपनी राजधानी में बड़े क्रोध के साथ लौटे। ऑल द बिग पीपल बिगेन मेकिंग प्लान्स। जो सारे बड़े लोग हैं वो
नए प्लान बनाने में बिजी हो गए। ए डेट वाज फिक्स्ड फॉर वार ऑफ द रिलीजन, कहता है धर्म की लड़ाई के लिए एक डेट फिक्स की गई। एंड ए सीक्रेट प्लान हैड बीन सर्कुलेटेड फ्रॉम द कैंटोनमेंट इन मेरठ, और एक जो नया प्लान है वो मेरठ की छावनी में सर्कुलेट किया गया बाय लेटर्स, पत्रों के माध्यम से, सेंड टू डिफरेंट कैंटोनमेंट्स, और इस तरह से अलग अलग छावनियों में इसको भेजा गया। अब इसमें आपका जो सोर्स सेकंड है वो दे रखा है कि देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, कि हर रेजिमेंट में जल्दी ही एक एक्साइटमेंट यानी एक उत्तेजना है वो फैली हुई थी। अनदर अकाउंट्स वी हैव फ्रॉम दोज डेज वर द नंबरियस ऑफ द सूबेदार्स सीताराम पांडे, और दूसरे जो अकाउंट हैं वो सीताराम पांडे की तरफ से हमें मिलते हैं। ये सीताराम पांडे वाज रिक्रूटेड इन 1812 एज ए सिपोही इन द बंगाल नेटिव आर्मी। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल की नेटिव आर्मी में कहते हैं कि एक सिपाही के रूप में भर्ती किया गया। ही सर्व्ड द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स एंड रिटायर्ड इन 1860। उसने कहता है कि 48 साल अंग्रेज़ों की सेवा की और 1860 में वो रिटायर हुआ। ही हेल्प्ड द ब्रिटिश टू suppress the rebellion through his own son was a rebel and he was killed in the British in front of his eyes। उसने कहता है कि विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की सहायता की और उनका खुद का बेटा जो कहता है कि इस विद्रोह में शामिल था उसको उसकी आंखों के सामने अंग्रेज़ों ने मार दिया। ऑन रिक्रूटमेंट ही वाज परसुएडेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर नॉरगेट टू राइट हिज मेमोरीज। कहता है कि रिटायरमेंट के बाद में जो भर्ती होने के रिटायरमेंट के बाद में उसका जो एक कमांडर था ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर उसने उसको सहमत कर लिया नॉरगेट ने कि वो अपनी मेमोरीज अपनी यादों को लिखे। ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861 इन अवध एंड नॉरगेट ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। उसने कहता है कि अपनी जो अनुभव हैं उनको 1860 में लिख के पूरा किया अवधी भाषा में, और नॉरगेट है उसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। एंड हैट इट देयर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीताराम पांडे रोट। यहाँ कुछ जो एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो सीताराम पांडे ने लिखा है। इसमें जो अवध के नवाब हैं और दिल्ली के जो राजा हैं इसमें उसने बताया है कि देवर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ सिपोइज इन द मेरठ कैंटोनमेंट वर ऑल्सो नॉट एग्री। और सोर्स जो सेकंड है कंटिन्यूड है इसमें भी आपका जो आर्मी जो पर्सन्स थे या हम यूँ कह सकते हैं कि द सिपोइज दैट वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, ये आप खुद पढ़ लेना इसमें। अब इसके बाद में आता है कि ए म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबिलियन। म्यूटिनी मतलब होता है कि ये रिबिलियन स्टार्टेड बाय द सिपोहीज, कि एक सैनिक विद्रोह है वो एक बड़े लोकप्रिय विद्रोह में बदल गया। म्यूटिनी का मतलब होता है कि व्हेन सोल्जर्स एज ए ग्रुप डिसोबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी, कि जब एक सैनिकों का जो समूह है वो अपने आर्मी ऑफिसर्स को एक तरह से उनके ऑर्डर्स को फॉलो करने या ओबे करने के लिए मना कर दे। कहता है थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आउट आर नॉट अनयूजुअल, समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज ए पॉपुलर रेसिस्टेंस टू द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। कि जो स्ट्रगल्स हैं रूलर्स उसके बीच में वो कई बार अनयूजुअल हो जाते हैं और कई बार इस तरह के स्ट्रगल्स हैं वो बड़े स्तर पे फैल जाते हैं। एक पॉपुलर रेसिस्टेंस यानी एक लोकप्रिय प्रतिरोध के रूप में सामने आते हैं जो स्टेट पावर को तोड़ने के लिए। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू बिलीव।
कहता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने ये विश्वास करना शुरू कर दिया दैट दे हैव ए कॉमन एनिमी, कि उनका एक ही शत्रु है, एक साझा शत्रु है, साझा दुश्मन है। एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम, और उसी समय पर वो कहता है अपना जो एक एनिमी है, एक दुश्मन है, उसके खिलाफ खड़े हो गए। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज। इस तरह की सिचुएशन में कहता है कि उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना, संगठित करना स्टार्ट कर दिया, कम्युनिकेट, उन तक अपनी बातें पहुंचानी शुरू कर दी। टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड। पहल करनी और एक तरह से अपना एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास दिखाना शुरू कर दिया इस सिचुएशन के खिलाफ। सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। इस तरह की एक स्थिति है, वो कहता है कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के हैं उनमें डेवलप हुई 1857 में। आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India। कहता है कि कई सौ वर्षों तक शासन करने के बाद में और प्रशासन और विजय के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक इस तरह के एक मैसिव रिबिलियन यानी एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा जो मई 1857 में स्टार्ट हुआ, और उसने कंपनी की उपस्थिति को एक चुनौती दी। सिप्योइज म्यूटेंट इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम द मेरठ एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबिलियन। कहता है कि जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, अपने ऑफिसर्स को डिसोबे करना स्टार्ट कर दिया, उनकी आज्ञा मानने से मना करना स्टार्ट कर दिया एक ग्रुप के रूप में। कहता है जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई और बड़ी तादाद में जो समाज सोसाइटी के जो लोग हैं वो इस रिबिलियन में कहता है कि शामिल हो गए। कहता है कि सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनिज्म इन द 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कुछ लोग ये मानते हैं कि एक सबसे बड़ा एक सशस्त्र प्रतिरोध था इस कॉलोनिज्म में, इस उपनिवेशवाद में 19वीं शताब्दी में, और इस तरह का बिगेस्ट आर्म्ड जो रेसिस्टेंस है वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ था, जो एक सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह इसको करार दिया गया। इसके बाद आता है आपका इंसिडेंट फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। मेरठ से जो दिल्ली है वो सोल्जर्स जाते हैं, किस तरह से उन्होंने जो मुग़ल एम्परर है उस समय बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुग़ल एम्परर था, उसको अपना जो लीडर है या किंग है वो डिक्लेयर कर दिया था। ऑन 29 मार्च 1857 कहता है 29 मार्च 1857 को एक यंग सोल्जर, एक जवान जो सैनिक था, मंगल पांडे वाज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन द बैरकपुर। कहता है कि मंगल पांडे को अपने जो ऑफिसर्स हैं उन पर अटैक करने की एक तरह से जुर्म में उसको फांसी पर लटका दिया बैरकपुर में। सम डेज लेटर, कुछ समय बाद, सम सिपोइज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टिडेज। कहता है कुछ समय बाद में मेरठ में भी जो सेना के कुछ जवान हैं उन्होंने जो न्यू कार्टिडेज की जो ड्रिल है उसको यूज करने से मना कर दिया। which were suspected to being coated with the fat of cows and pigs। और कहता है कि जिन पर शक था, ऐसा संदेह किया गया कि उन पर गाय और सूअर की जो चर्बी है वो लगी हुई है। 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। 85 सिपाहियों को कहता है सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। एंड सेंटेंसेस टू 10 years इन जेल, और 10 साल के लिए उनको जेल भेज दिया गया। फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स, अपने अधिकारियों की बात न मानने के जुर्म में। दिस हैपन्ड ऑन 9 मई 1857, और ये कहता है कि 9 मई 1857 को हुआ। इसके बाद फिर बताता है कि द रेस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और इस तरह से कहता है कि इंडियन सोल्जर्स जो मेरठ में थे उनका रेस्पॉन्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इस इंसिडेंट के लिए। और
अभी आगे दिल्ली की ओर जाते हैं और इस जो रिवोल्ट की स्टार्ट करते हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।